Hello everyone. I hope you guys are good and taking care of yours as well as your family. Today's lecture is the fourth part of the lesson 2, the socialism in Europe and Russian Revolution. In today's video, you will know about the socialism and how the socialism came to Europe and what were the thoughts of socialists towards society and workers. You will also get to know about the name of socialists of this era. If you guys have not watched the previous videos, the links are given in the description box. You can go there and check out. Okay, so let's get start our today's lecture. The coming of socialism in Europe. अब हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया. Perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism. शायद सबसे पहला जो लोगों ने अपने दिमाग में विचार रखा था तो कि एक ऐसा थॉट जो पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, वो क्या था? सोशलिज्म. बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप में 19th सेंचुरी के मिड में ही socialism was a well-known body of ideas that widespread attention. By the mid 19th century in Europe, 19th century के बीच से ही स्टार्ट हुआ था यूरोप में. सोशलिज्म एक ऐसा विचार था, वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़, मतलब इसे आइडियाज़ ऐसा माना गया था दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन, जिसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, लोगों को अट्रैक्ट किया. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के अगेंस्ट थे. मतलब उनका कहना था कि किसी के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए. एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम. और उन्होंने इसे ऐसा समझा कि ये सारे जो भी वहाँ पर मसले हैं, मतलब वहाँ पे जितने भी मैटर हो रहे, सोशल इल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उन सब के लिए ये एक जड़ है. मतलब जितने भी वहाँ पर सोशल इल्स हैं, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, उन सब की जड़ क्या है? सोशलिज्म है उस टाइम में. वाई? ऐसा क्यों सोचा? इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन and not with the welfare of those who made the property productive. उनका कहना था कि जो इंडिविजुअल ओन्ड है, मतलब जिनकी निजी संपत्ति है, जो सिर्फ अपनी संपत्ति के खुद हकदार हैं, दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार तो देते हैं लोगों को, बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विथ पर्सनल गेन. लेकिन वो जो मालिक होते हैं, वो उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं. पर्सनल गेन मतलब वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं वो. एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज, बल्कि मतलब जो जिनकी ज़मीन पर या जिनकी चीज़ों पर काम हो रहा है, वो लोग या जिनके पास अपनी निजी संपत्ति है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं. एंड नॉट विद द वेलफेयर, वो दूसरों की भलाई नहीं देखते हैं. ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, वो उनके बारे में नहीं सोचते जिन्होंने उनके उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव किया. मतलब जैसे कि किसी की ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, तो जिसकी ज़मीन है वो उसके पास तो प्रॉपर्टी, मतलब वो तो प्रॉपर्टीड हुआ ही. लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उसकी ज़मीन पर खेती की और उस ज़मीन को खेती के लायक बना दिया या फिर उस पर फैक्ट्री लगा दी और वो फैक्ट्री चलने लगी, तो जिसकी वो ज़मीन है वो मालिक अपना फ़ायदा देखेगा, ना कि ये देखेगा कि इस आदमी ने मेरी ज़मीन को इतना प्रोडक्टिव बनाया है तो मुझे इसका भी ध्यान रखना चाहिए. ऐसा नहीं होता. वो अपना फ़ायदा देखते हैं, ना कि अपने वर्कर्स के बारे में सोचते हैं और उनके वेलफेयर के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं. So if society as a whole rather than single individuals control property, more attention would be paid to collective social interest. So if society as a whole rather, मतलब अगर सोसाइटी में किसी एक का जो प्रॉपर्टी है, सोसाइटी में किसी की जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी एक का अधिकार ना होकर पूरी सोसाइटी का अधिकार होगा, तो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. तो उस पर क्या होगा? लोगों का ज़्यादा जो उसका फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा लोगों में बटेगा. मतलब अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी का फ़ायदा अकेले लेगा, लेकिन अगर उसमें सभी लोग मिलकर करेंगे उस चीज़ पे काम, तो उसका जो फ़ायदा निकलेगा, जो इंटरेस्ट निकलेगा, वो सभी में बराबर बटेगा. तो इससे कई लोगों को फ़ायदा हो. कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट मतलब उसमें काफ़ी साझा होके
काम होगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। तो जो सोशलिस्ट थे उन्होंने वांटेड दिस चेंज, उन्हें इस चेंज को लाने के लिए उन्होंने कैंपेन की, मतलब कई सारे अभियान चलाए। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? बिना प्रॉपर्टी के, बिना संपत्ति के कोई सोसाइटी कैसे चल सकती है? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? तो अगर जब संपत्ति नहीं होगी तो सोसाइटी कैसे बनेगी? और जो सोशलिस्ट चाहते थे जिस तरीके की सोसाइटी का सपना उन्होंने देखा, वो कैसे फिर होगी? किस बेसिस पर उन्होंने इस सोसाइटी को सोचा? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। उनके अपने अपने मतलब उनके पास कई सारे नज़रिए, डिफरेंट विजन्स मतलब उनके बहुत सारे विजन थे ऑफ द फ्यूचर को लेकर। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ लोग बिलीव करते थे कि लोग मिलजुल कर, कोऑपरेटिव्स मतलब लोग मिलजुल कर काम करें। रॉबर्ट ऑन अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, मतलब वो उस टाइम के मैन्युफैक्चरर थे, वो चीज़ें बना रहे थे, उस टाइम के इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने मतलब काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन किया, वहाँ सुधार किया। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था हार्मनी, न्यू हार्मनी। कहाँ पर? अमेरिका में। उन्होंने एक अपनी वो मैन्युफैक्चरर जो थे इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा न्यू हार्मनी, और ये न्यू हार्मनी थी इंडियाना में, और इंडियाना है यूएसए में। अदर सोशलिस्ट फेल्ड, दूसरे सोशलिस्ट ने ये महसूस किया दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल, कि जो कोऑपरेटिव्स हैं मतलब जो साथ में काम कर, मतलब जो सहभागिता है लोगों की, कुड नॉट बी बिल्ट, ये नहीं बनाई जा सकती ऑन अ वाइड स्केल, बड़े पैमाने पर ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, किसी एक के करने से ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई एक चाहे कि सभी लोग मिलजुल कर काम करें तो ऐसा नहीं होगा, हम सबको मिलजुल कर उस चीज़ को करना होगा ना। किसी एक का प्रयास ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकता है। इन फ्रांस दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स इनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो उन्होंने, लोगों ने ये डिमांड की कि गवर्नमेंट को भी कोऑपरेटिव को मतलब सहभागिता को इनकरेज करना चाहिए, वो भी लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करे। कोई एक आदमी पूरे सभी को एक साथ अवेयर नहीं कर सकता है, लोगों में अवेयरनेस नहीं फैला सकता है जब तक कि हम सब मिलकर इस काम को ना करें। तो लोगों ने डिमांड की दैट गवर्नमेंट्स इनकरेज कोऑपरेटिव्स, तो गवर्नमेंट इनकरेज करेगा कोऑपरेटिव्स के लिए। इन फ्रांस द इंस्टेंस लुइस बैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स। और फ्रांस में, ये तो यूरोप में थे रॉबर्ट ऑन, और फ्रांस में जो थे वो उसी टाइम में थे लुइस बैंक, या ब्लैंक पढ़िए कुछ भी। तो 1813 से 1882 इनका ये डेट ऑफ बर्थ है। 1813 में पैदा हुए वो, और 1882 में एक्सपायर हुए। वो भी चाहते थे कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव के लिए एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। और जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस हैं मतलब जो पूंजीपतियों वाला काम है, मतलब जिसने धन लगाया है सारा पैसा सारा फ़ायदा वही लेगा, तो इस तरीके के जो इंटरप्राइजेस थे, इस तरीके के जो काम हो रहे थे, उन्हें बंद कर दिया जाए। दीज मतलब इन कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस की जगह पर अब कोऑपरेटिव्स का यूज़ हो, कोऑपरेटिव्स वाली चीज़ें यूज़ की जाए, मतलब किसी एक व्यक्ति का जो फ़ायदा हो रहा है उसके बजाय साझा वाला फ़ायदा देखा जाए और इसी को इनकरेज किया जाए। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर। ये जो दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये ऐसा होता था जिसमें कि लोग काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते थे। हु प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो साथ में टुगेदर, जो साथ में चीज़ों का उत्पादन करते थे, वस्तुओं का उत्पादन करते थे। एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। और फिर जो चीज़ बनी है मतलब जिसने जितना काम किया है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग जो उसका प्रॉफिट होना है वो दिया जाए। मतलब जो चीज़ बनाई गई है, गुड्स बनाई गई है, सभी ने मिलकर उस चीज़ को तैयार किया है, किसी ने कोई काम किया है, किसी ने कोई काम किया है, सभी के कोऑपरेशन से वो चीज़ बनी है। अब उस चीज़ को बेचा जाएगा मार्केट में, फिर उससे जो फ़ायदा पूरा होगा उस फ़ायदे को लोगों के काम के अकॉर्डिंग उनके बीच में ही बांट दिया जाएगा। इसके पहले जो कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम था उसमें था कि जो फ़ायदा हुआ वो पूरा फ़ायदा जाता था कैपिटलिस्ट के पास, मतलब जिसने पैसा लगाया है। अभी क्या है, जिसने पैसा लगाया है सिर्फ उसकी बात नहीं है, यहाँ पर जिसने काम किया है उसकी बात है, मतलब उसे भी फ़ायदा दिया जाएगा।
कार्ल मार्क्स 1818 टू 1883। कार्ल मार्क्स अब यहाँ पर आ गए हैं सोशलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट हैं। और आपके लिए ये होमवर्क है कि उनकी बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स, गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आपको बताना है कि उन कार्ल मार्क्स की बुक का क्या नाम था। उस टाइम के जो सोशलिस्ट हैं वो कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडेड अदर आइडियाज़ टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स थे, इन दोनों ने अदर आइडिया, दूसरे आइडियाज़ मतलब अपने विचारों को प्रकट किया लोगों के सामने कि वो ये जितना आर्ग्यूमेंट हो रहा है इसमें उन्होंने थोड़ा अपने विचार भी रखे। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्री सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मार्क्स का कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट थी, उसमें पूंजीपतियों का हाथ था सबसे ज़्यादा। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। और कैपिटलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसमें फैक्ट्री में, उसके लिए उन्होंने तो अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो वह फैक्ट्री उनके हिस्से में चली गई। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। और जो प्रॉफिट होता था, जो वर्कर प्रॉफिट बनाते थे, वो सारा क्या करते थे, कैपिटलिस्ट ले जाते थे। मतलब जिसने पैसा लगाया है उसने अपना पैसा लगाकर फैक्ट्री बनाई, फिर लोगों ने उसमें काम किया, जो फ़ायदा हुआ वो किसने लिया, जिसने पैसा लगाया था, मतलब कैपिटलिस्ट ने, उसने ले लिया। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalism. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स मतलब जो काम करने वाले हैं, कामगार हैं, उनकी कंडीशन कुड नॉट इम्प्रूव, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हो सका। एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और इसका जो फ़ायदा होता था वो पूरा जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट थे वो ले जाते थे। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उनका कहना था मार्क्स का कि वर्कर्स जो हैं उन्हें हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, उन्हें इस कैपिटलिज्म और द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो ये दोनों रूल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो नियम है, कानून है वहाँ का, वो और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, दोनों को जड़ से उखाड़, ओवरथ्रो मतलब उसे यहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए, उन्हें इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहिए। मार्क्स believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. मार्क्स का कहना था, मार्क्स बिलीव्ड, उनका मानना था दैट टू फ्री देमसेल्व्स, कि वर्कर्स अपने आप को तभी फ्री रख पाएंगे जब वो खुद को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन से मुक्त कर पाएंगे। मतलब जो पूंजीपति उनका शोषण कर रहे हैं उस बात से वो अपने आप को अगर छुड़ा सकते हैं तभी वो ग्रोथ कर पाएंगे। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। और वर्कर्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उन्हें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर सारी प्रॉपर्टी पर सोशली कंट्रोल्ड, मतलब सामाजिक रूप से एक वो सोसाइटी जिस पे सभी का अधिकार हो, मतलब हम सभी काम करें और हमें अपने काम के पैसे मिले, ना कि जो पूंजीपति है वो अपने हिसाब से पैसा दे। हम जितना काम करते हैं हमें उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। तो सोशली कंट्रोल्ड सोसाइटी, प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी पर वर्क करना चाहिए जो सोशली कंट्रोल्ड हो। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कही जाएगी जब ऐसा होगा। तो ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रियम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। उनका मानना था, मीन्स मार्क्स का मानना था कि वर्कर्स वुड ट्रियम्फ, वो तभी विजय पा सकते हैं, इन देयर कन्फ्लिक्ट, अपने विरोधों में, इस लड़ाई से, जब वो कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, जब वो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपतियों से मतभेद कर लेंगे। मतलब जब वो पूंजीपतियों के कहे पे ना चल के वो अपना सोचें और वो अपने लिए बात करेंगे, उनसे हट के बात करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे, तभी वो इम्प्रूव कर पाएंगे और इस चीज़ पर जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन है उस पर काबू पा पाएंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है यही सोसाइटी फ्यूचर के लिए नेचुरल सोसाइटी
मानी जाएगी, मतलब जिसमें लोग अपने काम का जितना काम करेंगे उतना पैसा उन्हें मिलेगा, ना कि वो कैपिटलिस्ट के इनकम के अकॉर्डिंग काम करेगा कि कैपिटलिस्ट जितना चाहेगा उतना देगा। नेक्स्ट, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1817 socialist idea spread through Europe। 1870 आते आते सोशलिस्ट जो थे उनका आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। जो सोशलिस्ट थे वो अपने एफर्ट के लिए सोशलिस्ट फॉर्म्ड, तो टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, अपने एफर्ट को जताने के लिए, मतलब अपने प्रयासों के द्वारा सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फार्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। जो इंग्लैंड के वर्कर थे और जर्मनी के, उन्होंने फार्मिंग एसोसिएशन, उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया, अपना ग्रुप बनाया टू फाइट फॉर बेटर लिविंग, ताकि उनका जो जीने का तरीका है वो उनकी चेंज हो जाए। बेटर लिविंग यानी अच्छे से वो अपना जीवन यापन करें, एंड वर्किंग कंडीशन, और अपने काम करने की जो उनकी स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम टू डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। उन्होंने दे सेट अप फंड्स, उन्होंने फंड का प्रावधान किया, मतलब कि वो लोग मिलकर अपने लिए फंड बनाएंगे, और ताकि जब कोई मेंबर कोई तरीके की दिक्कत आती है तो वो उनके मेंबर्स के काम आ सके। जो फंड वो इकट्ठा करेंगे, मतलब उनकी जो इनकम होगी उसको वो थोड़ा थोड़ा करके वो अपना एक फंड बनाएंगे, उसमें वो अपने पैसे जमा करेंगे, और कभी किसी के ऊपर कोई दिक्कत आती है, कोई विपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उस फंड का यूज़ करेंगे उस हार्ड टाइम के लिए। एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, और उन्होंने इस बात की डिमांड की कि उनके काम करने के जो मतलब वर्किंग आवर जो है उसको कम कर दिया जाए। रिडक्शन मीन्स उसमें कमी की जाए, बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और पैसे कम मिलते थे। अभी उन्होंने फंड अपना बना लिया है कि वो अब फंडिंग करेंगे, और जब भी कोई उनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो वो उस फंड का यूज़ करके अपनी दिक्कतों का सामना करेंगे, और उन अपने वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए डिमांड की। एंड द राइट टू वोट, और वोट करने का भी अधिकार मांगा। इन जर्मनी में दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड helped to win parliamentary seats। जर्मनी में दीज एसोसिएशंस, इन एसोसिएशन ने वर्क किया क्लोजली विद द, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे SPD कहा गया, उससे के साथ इन एसोसिएशंस, मतलब ये सारी जितनी भी एसोसिएशन बनाएगी, संस्थाएं बनाएगी, संगठन बनाए गए, ये सभी मिलकर काम किए। एंड हेल्प टू विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और पार्लियामेंट्री सीट्स को जीतने में मदद की। By 1905, socialists and trade unionists formed a labor party in Britain and a socialist party in France। और 1905 में सोशलिस्ट ने ट्रेड यूनियन फॉर्म किया, मतलब सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन ने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। However, till 1914, इसके बाद 1914 में सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। सोशलिस्ट कभी भी, हालांकि 1914 तक सोशलिस्ट कभी भी सक्सीड नहीं हुए कि वो अपने लिए एक यूरोप में एक गवर्नमेंट बना पाए। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर, एक स्ट्रॉन्ग फिगर रिप्रेजेंट होने के बाद भी इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में उनके आइडिया डिड शेप लेजिस्लेशन, लेकिन उनके आइडिया जो है, हालांकि वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर थे पर पार्लियामेंट में तो नहीं, लेकिन हाँ लेजिस्लेशन में उन्होंने एक अच्छा काम किया। बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन हालांकि उनके हाथ में इतना सारा काम करने के बाद भी सोशलिस्ट के हाथों गवर्नमेंट नहीं आई, बट वहाँ पर जो गवर्नमेंट रन की जा रही थी कंटिन्यू, वो कंट्रोल में थी, वो कर रहे थे कौन? कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स। मतलब सोशलिस्ट ने काम तो बहुत किए, चीज़ें भी हुई उनके किए के, मतलब जो चाहते थे वो कर दिया उन्होंने, लेकिन वो जो गवर्नमेंट उनके हाथ में आनी थी, वो गवर्नमेंट चलाना चाह रहे थे, ऐसा नहीं हो पाया। गवर्नमेंट रही
कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स के हाथ में ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और आपको जो होमवर्क दिया है, कार्ल मार्क्स की बुक का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा कि क्योंकि वो बहुत ही फेमस सोशलिस्ट रहे हैं उस टाइम के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you guys liked it. Hit the subscribe button and the like button. Thank you.